अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। हकूमत और इदारे इस वक्त आमने सामने नहीं हैं, बल्कि दिखाई ये दे रहा है कि हकूमत जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आमने सामने है। हकूमत ये बात कह रही है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जानिबदार हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती साहब ने ये कहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बड़े मियाँ की छड़ी और छोटे मियाँ की घड़ी हैं। अब ये जो सूरत हाल है ये यकीनन उस महाज़राई की तरफ जा रही है कि जिसके नतीजे में सूरत हाल से कुछ हासिल वसूल उस नौइयत का नहीं होगा जिसका सोचा जा रहा है। हुकूमत मेंबरान इलेक्शन कमीशन को भी ये बात कह रही है कि वो गौर करें कि उनका चीफ़ जो है वो क्या कर रहा है। ज़ाहिर है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक इदारे के सरबराह हैं और जो भी फ़ैसला होता है वो अदारा जाती मुशावरत के बाद होता है और ज़ाहिर है उसका इजहार चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ही करते हैं। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आया वो ज़ाहिर है कि एक अदारा जाती रद्द अमल था, लेकिन मलबा उसका सब जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर गिरा दिया गया और ये बात कही गई कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़ुबान बोल रहे हैं और ज़ाहिर है कि वो उनके साथ खड़े हैं। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन मामलात को और गुंजलक करेगी, उसमें और कन्फ्यूजन जो है वो पैदा होगा। लेकिन बाबर अवान साहब आज फरमा रहे थे कि किसी भी कीमत पर हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से किया हुआ वादा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है वो हर कीमत पर पूरा करेगी। और ज़ाहिर है कि इस हवाले से हुकूमत ये सोच रही है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और ज़ाहिर है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, वहाँ से बिल मंजूर करवाया जाए और फिर बाइंडिंग होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो इसको तस्लीम करे। लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार अदारा है, उसकी अपनी एक राय है और इलेक्शन चूँकि उसने कराना है और उसकी राय जो है वो मोहतरम भी है। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जो हैं उनके ओहदे में तोसी के हवाले से भी इस्लामाबाद में बाज़ गश्त जो है वो सुनाई दे रही है और अपोजिशन जो है वो इस हवाले से एक नुक्ता नज़र रखती है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कतई तौर पर तैयार नहीं है लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करने के लिए चेयरमैन नैब के हवाले से। और ज़ाहिर है अगर मुशावरत नहीं होती है तो आइनी अमल मुकम्मल नहीं होता और अगर आइनी अमल मुकम्मल नहीं होता तो फिर चेयरमैन नैब जो है उसका तकर्रुर किस तरीके से होगा। मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं अगर उनको तोसी दे दी जाती है और जो अपोजिशन कह रही है कि हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो उसके क्या नताइज निकलेंगे। मेरे आज के मेहमान अपने अपने शोबे के माहिर तरीन लोग हैं, कानून के भी और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, और उनकी आरा जो है वो यकीनन इंतहाई मोतबर आरा है। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। और हमारे साथ मौजूद है कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे। कंवर दिलशाद साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये जो बात आन पहुँची है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बड़े मियाँ साहब की घड़ी, छोटे मियाँ साहब की छड़ी, ये क्या मामला है, ये किधर जा रहा है? मैं हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर होने की हैसियत से तर्जुमान हूँ, तो जो मैं अपना राय दे रहा हूँ ये वफाकी का मुश्तरका तौर पर मुतफ़िका तौर का और एक मौक़िफ़ है और मैं वफाकी काबीना के मुतफ़िका मौक़िफ़ को आवाम के सामने पेश कर रहा हूँ। तो मेरे खिलाफ तो नोटिस भी होना चाहिए क्योंकि मैं तो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो मुझे हिदायत मिलती है तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अब इसका सूरत हाल ये है, नदीम साहब आपका बहुत मतलब है। अर्ज करूँ कि एक वफाकी हुकूमत का जो फैसला है, वफाकी हुकूमत ने मुतफ़िका तौर पर इलेक्शन कमीशन की तज़हील तजलील की मुहिम शुरू कर रखी है, तो इस पर फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने दो रास्ते हैं।
रास्ता तो यह है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से शॉर्ट है। इंडिया में जब इस तरह का बुरहान पैदा होता रहा है, इंडिया में भी इंदिरा गांधी के साथ भी चीफ इलेक्शन कमीशन का बुरहान पैदा हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात की थी और फिर उन्होंने अपने फैसले किए थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुकम्मल सपोर्ट किया इंडियन इलेक्शन कमीशन। वो इमरजेंसी के हवाले से बात थी। अब ये जब सूरत हाल की पैदा हो रही है, आप इनकी तस्दीक की जा रही है, जिनके पास ठीक है आइन के आर्टिकल 204 के तहत मुकम्मल इख्तियार हैं, हुकूमत को भी, हम हुकूमत से भी ये कहते हैं कि जनाब आपके पास अगर चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के बारे में इतना सख्त मवाद मौजूद है कि आप उनके खिलाफ आर्टिकल 204 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना केस रेफर दाखिल कर दें थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो अथॉरिटी है, वो भिजवा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो ये पब्लिक में इनके खिलाफ शरअंगेज मुहिम चलाने की बजाय तो आप उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस दायर कर दें, आपके पास इख्तियार है। अगर आपके पास मवाद मौजूद है, उनके खिलाफ मटीरियल मौजूद है, तो फिर चंद रोज में फैसला हो जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना फैसला कर देगी, तो ये सारा मामला तय हो जाएगी। आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मामले में थोड़ा फिक्रमंद है, वो भी दूर हो जाएगी। अगर नया चीफ साहब कोई आया नहीं, कंवर दिलशाद साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्यों लग रहा है कि वो आईनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रहे और ये तर्ज अमल क्यों है? क्या दबाव क्रिएट किया जा रहा है कि वो खुद इस्तीफा देके चले जाएं? नहीं, काफी मामला बिगड़ गया है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क में बात की है ना नदीम साहब, आपने जो इंट्रोडक्शन रिमार्क बड़ी साफ बात कह दी आपने। तो अब ये मामला ये है कि हम ये चाहेंगे कि खत्म करें दो तरीके, या तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आर्टिकल 204 के तहत अपनी कार्रवाई करें, उसके तहत तो मुकम्मल इख्तियार है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब ने लगाया था दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी पर। उन्होंने भी यही कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट के बुतों को गिरा दो, नाम तो नहीं लिया था उसने, और तीनों के तीन नाहिल करार दे दिए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत मुकदमा उनको तलब करे। अगर वो पहली दफा दूसरा बार नहीं आते, डेटा ना डालें, तारीखें पर डालें, फौरी तौर पर अपना अपना हियरिंग करें, डेली समात करें। अब वो नहीं आते तो एक तरफा फैसला करते हुए अपना फैसला कर दे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे, स्टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दे सकते हैं। लेकिन सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो उनको नोटिस जारी किया है नदीम हुसैन साहब, ये बड़ा धर्म लफ्ज में किया है। ये एक्सप्लेनेशन कॉल की है उन्होंने, उनको शो कॉज नोटिस नहीं दिया, ये एक्सप्लेनेशन कॉल है कि जनाब आप हमें जवाब दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये मामला है। अब अगर आपने इसी मेहरबानी से काम चलाने हैं तो फिर दबालियां खाते रहें, नहीं तो आप आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई करने के मुकम्मल मजाज हैं। और जब ये भी आपके हाथ से देखेंगे हमारे पास कुछ पावर कम हो रही है, कोई मामला है ऐसा है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इन हालात को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि ये आप अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिल मुशाफा मुलाकात कर लें, चैम्बर मुलाकात कर लें, उनसे कह जी हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, आप भी अखबारों में देख रहे हैं, तो आप हमें हदायत करें, हम कहाँ जाएं, किधर खड़े हों, हमारा इदारा जो है बड़े खतरे की घंटे में चल गया। तो ये सारी चीजें हम कंवर दिलशाद साहब मैं आता हूँ, अब फैसला करें। जी कंवर साहब मैं आता हूँ। अब इसमें अशतर औसाफ साहब ये फरमाइएगा कि जो बात कंवर दिलशाद साहब कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चली जाए, ये जो इस नौइयत की गुफ्तगू हो रही है जिससे एक इदारे की भी तज़हीक हो रही है, उस इदारे के सरबराह की भी तज़हीक हो रही है, और फिर अगर उस इदारे के पास इख्तियार है, कानूनी इख्तियार है, वो भी उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो आपको क्या दिखाई देता है? वजह क्या है? वजह बिल्कुल सामने साफ नजर आती है कि इनके पास कोई मटेरियल नहीं है जो प्रोसीजर को फॉलो करने का, सब्सटैटिव लॉ को आगे लेके आने का और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का। अगर ये होता तो कर चुके होते। ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और ये प्रेशर टैक्टिक्स आज के नहीं, ये उसी तरह ही है। अभी तक ये जो साहब है ये कंटेनर से उतरे नहीं है, ये अभी तक उसी तरह ही बात करते हैं जिस तरह कंटेनर से हैं। गवर्नमेंट में जब होते हैं आप, तो आपकी जिम्मेदारी होती है, आप समझ के बात करते हैं। और ये जो बातें चल रही हैं ये बड़ी एक छिन रोक के ऊपर चल रहे हैं। ये तलवार की धार बहुत तेज है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है, और कंटेम्प्ट में कन्विक्ट कर दिया,
तो ये असाब जो है 3-3 बरस के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे वो टिल द राइटिंग ऑफ द कमीशन सजा हो। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सा सिलसिला चल रहा है। पोलराइजेशन हर जगह चल रही है, पोलराइजेशन ऑपोजिशन में चल रही है, पोलराइजेशन इसमें अशरफ साहब जरा ये फरमाइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन अगर एग्री ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता जी। आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो किस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहते हैं। इट इज फॉर देम। आप लॉ बना भी देंगे और वो अगर इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उससे मुतसादम होगा तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। वो टेस्ट ऑफ रेलेवेंस एंड रीजन पास नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है कहाँ टेस्ट हुई है, यहाँ पे कहाँ ट्राई हुई है, और उसके अंदर जो खौफनाक किस्म की हैकिंग का जो अंदेशा है उसको कैसे आप रूल आउट करते हैं? ठीक है, मैं अशतर साहब आता हूँ। इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या स्पीड ब्रेकर्स दिखाई देते हैं कि हुकूमत जो है वो इतने गैज़ो गज़ब का मुजाहरा कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, लेकिन वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने से गुरेज़ हैं? मैं एग्री करता हूँ, अशतर साहब ने जो भी बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त की हैं। और हुकूमत का ये भी कहना है चेयरमैन नैब के बारे में कि इनको चूँकि पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपॉइंट किया था, लिहाजा उनको तो वो रिटेन करना चाहते हैं, और जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तो हुकूमत की चॉइस थे, उनको वो रिटेन नहीं करना चाहते। तो हेड्स आई विन टेल यू लूज वाला मंतक जो है वो भी नज़र आ रहा है। और जैसे अशतर साहब कह रहे हैं कि मटीरियल भी अगर ऐसा होता सही तरीका तो ये था कि अगर वाकई आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई ऐसी चीज़ की है जो कि मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में आती है, तो फिर उसके लिए तो एक ही रास्ता है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, वो कानूनी रास्ता है। और अगर आप एक गैर कानूनी रास्ता को अडॉप्ट करते हैं, कंटेम्प्ट और नो कंटेम्प्ट, लेकिन अगर आप एक इस तरह का रास्ता अडॉप्ट करते हैं जिससे कि आप किसी को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्दे वाहिद खुद तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो डिसीजन मेकिंग तो सारी इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन को जो ओवरसी करना है वो भी काम इलेक्शन कमीशन का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं है। क्योंकि ये अब जो नया जो कानून जो तरमीम आई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद सूरत हाल वो नहीं रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पहले थी। अब तो मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय एंड लार्ज एक ही तरह के हैं, और वो फैसले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद नहीं करते ना, इलेक्शन कमीशन करती है। और अगर इस तरह की लड़ाई मचती है और अदारे आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, तो अशतर साहब ने तो कहा ना कि वो कंटेम्प्ट में अगर वो उनको लग जाती है तो फिर उस सूरत में भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उनका गालिबन ख्याल भी सूरत गिलानी साहब की तरफ हो सकता है, उस केस की तरफ। लेकिन मैं उसमें मजीद ये इजाफा करूंगा कि ये जो आए दिन का मार धाड़ झगड़ा ये वो, और इस तरह का रास्ता अडॉप्ट करना जो कि आइन और कानून से हटके हो, तो क्या ऐसे शख्स को आप कह सकते हैं कि उसमें सगैसिटी है? क्या ऐसे शख्स को आप कह सकते हैं कि वो राइटर्स है जो कि कानून और आइन को फॉलो नहीं करता? तो क्या ऐसे शख्स को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता? गो के मेरी अपनी राय तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार ही नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, और जो पिछले फैसले जितने भी हुए वो गलत हैं। लेकिन नहीं, इसमें इरफान कादिर साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस महाजा देखें जो कुछ कहा जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, क्या आप समझते हैं कि ये दबाव जो है चूंकि हुकूमत ये समझती है कि आइनी रास्ते से नहीं निकाला जा सकता, तो वो ये रवैया है कि वो खुद रिजाइन दे दें? देखें, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दोनों में से जो भी कानून से इनहराफ करके इस तरह का रास्ता अडॉप्ट करता है जो कि कानून से हटके है, तो इसका मतलब है कि वो कमजोर है, उसकी कोई ना कोई वीकनेस है जिसको कि वो छुपा रहा है। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इससे ज्यादा मैं किसी के ना हक में बोलूंगा ना खिलाफ बोलूंगा। मैं एसेंशली मैं समझता हूं कि हमें किसी की भी साइड नहीं लेनी, लेकिन ये जरूरी है कि अगर कोई कानून से इनहराफ कर रहा हो तो फिर उस हद तक आवाज बुलंद करना हमें जरूरी है। ठीक है,
नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब कमर दिलशाद साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कई रास्ते जो हैं गिनवाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो हैं, आप क्या समझते हैं कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या बहैसियत इदारा अपने ऊपर होने वाली ये तनकीद ही नहीं है, ये बड़े शदीद इल्ज़ामात हैं, उसके नतीजे में तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, या अगर ये तर्ज़ अमल है तो फिर तो ये इजहार है इस चीज़ का कि इतना कमज़ोर इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर शफाफ इलेक्शन कैसे करवा पाएगा? देखिए जी, सारी बातें हैं विल पावर की। मैं अपने दोस्त हमारे इरफान कादिर साहब भी हैं, उसमें साहब भी हैं, बड़े माया पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र और माया नाज कानूनदान हैं। तो लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि माजी में अभी अपने जस्टिस सरदार रजा साहब के ज़माने में एक वाक़या पेश आया, गालिबन 2017 था, कि इमरान खान साहब ने सरदार रजा खान के ऊपर इसी तरह का कोई शदीद अटैक कर दिया था। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, और ये तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी मौजूद है और आपके पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो सरदार रजा ने 3 नोटिस दिए। तो अपने इमरान खान साहब उसके लीडर थे अपोजिशन के, तो वो तशरीफ नहीं ले गए, हाजिर नहीं हुए। बाबर रवान साहब भी उनके एडवाइजर थे, वो गैर सरकारी तौर पर। तो जब नहीं किया, चौथा जो ऑर्डर दिया सरदार रजा साहब ने, वो बड़ा तारीखी दिया। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद हुक्म दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा के मेरे सामने पेश किया जाए। तो जनाब, ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला किया था सरदार रजा साहब ने। और फिर ये दूसरे दिन जनाब बाबर रवान साहब, जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, वो इलेक्शन कमीशन गए और माफ़ी मांगी और बड़ी कोशिश की कि जी हमें हथकड़ी लगाने वाली बात वापस ले लें। और खैर मुस्कुरा के वापस ले ली, लेकिन वो पेश हो गए चीफ इलेक्शन कमीशन के फुल कमीशन के सामने, और वहाँ उन्होंने 3 दफ़ा माफ़ी मांगी। वो माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। और दूसरी दफ़ा ये हुआ जब 25 जुलाई को फरते जज्बात में आके इमरान खान साहब ने अपना बैलेट जो है पोलिंग स्टेशन पर तमाम मीडिया को दिखा दिया। तो उसी रात सरदार रजा साहब ने उनको इलेक्शन एक्ट के तहत इमीडिएटली हुक्म दिया कि सुबह पेश हो जाओ, क्यों ना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कौमी असम्बली की नशिस्त से। तो वो भी बहुत बड़ी तारीखी बात हुई। ये दूसरे दिन वहाँ पेश हुए अदालत में इलेक्शन कमीशन साहब ने, और बाबर रवान साहब साथ थे उनके, और वहाँ उन्होंने माफ़ीनामा दे दिया। वो अब कबूल कर लिया, ठीक है, माफ़ीनामा तो कबूल करना चाहिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 2 मिसालें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। तो इतनी ज़बरदस्त शर्मअंगेज गुफ्तगू के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की पॉलिसी पर क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। विल पावर होनी चाहिए ना, जब आपने इतना सख्त कदम उठाया। कमर दिलशाद साहब, इसकी वजह ये तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल है? नामुकम्मल की बात नहीं है। इलेक्शन जो है 24 अमेंडमेंट का मुकम्मल है, उसमें लिखा हुआ है, हमारे दोस्त बता देंगे आपको, कि 2 मेंबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकम्मल है। अगर मुकम्मल ना हो तो ना नोटिस जारी कर सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, ना कोई इलेक्शन हो सकता है, ना कंट्रोलमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो सकता है। तो कोई भी काम नहीं हो सकता। फिर तो घर बैठे तनख्वाह लेते रहें। वो मुकम्मल है आइन के आर्टिकल 24 के तहत, 24वें अमेंडमेंट के तहत, 22वें अमेंडमेंट के तहत ये मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फ़हाल है, उसमें 2 मेंबरों के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि अब सही मायनों में विल पावर की जरूरत है। तो सरदार रजा तो आप ही के चंद इनके पहले वो सरदार रजा साहब थे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो उनके रिकॉर्ड देख लें, उनके तमाम फाइलें पढ़ लें, वो देख लें कैसे उन्होंने हुक्म जारी किया था, कैसे उसमें अमल दरामद हुआ था। वो लेकिन कमर दिलशाद साहब, मैंने जरा आगे बढ़ना है, ये फरमा दीजिए कि आपको क्या लगता है अगर इलेक्शन कमीशन इतनी ही कमजोरी का मुजाहरा करता है तो नतीजा क्या निकलेगा? तो एक बात, सबसे बड़ी अहम बात है कि फिर जब ऑर्डर जारी, कमजोरी तो नहीं दिखा सकता ना, डिस्क्वालीफाई तो कर सकता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को इरफान कादिर साहब ने तस्लीम कर लिया ना, कि वो भी मान लिया ना कि हाँ जी डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं। चलो हथकड़ी ना लगाएं, लेकिन बहरहाल डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं ना।
डिस्क्वालीफाई करके नोटिफिकेशन कर दें, बाकी वो अपील सुप्रीम कोर्ट में करते रहे। कौमी असम्बली की तो मेंबरशिप गई, तो ये वजारत भी गई, तो ये तो कर सकते हैं, उनके हाथ में है नोटिफिकेशन करना भी और कंटेम्प्ट का ऑर्डर जारी करना उनके हाथ में। इमीडिएटली एक्शन ले, इतनी देर क्यों लगा रखी है उन्होंने? नहीं तो खामोशी इख्तियार करें, और जैसे कि हमारे दोस्त कह रहे हैं कि ठीक है, फिर अपने कमजोरी को दिखाने तो घर जाए अपने से, फिर ठीक है ना करें। मैं कमर दिलशाद साहब आता हूँ। अब इसमें अशतर साहब साहब एक और चीज़ है कि क्या तरीक़ाकार है चेयरमैन नैब को, क्या हुकूमत जो है वो तौसीह दे सकती है और कि नहीं आपको चेयरमैन नैब का नए सिरे से तकर्रुर करना है? इस मामले में आइन क्या कहता है और क्या हुकूमत जो है उसको बाईपास कर सकती है? तो सबसे पहले जी एक तो मैं चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन रिस्ट्रेंट शो कर रहा है उसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये एक बहुत ही साहिब तरीके से चल रहे हैं, और अगर पुश कम्स टू शव, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आए, फिर जब ये हुआ तो बहुत ज्यादा एक सिचुएशन बन जाएगी, इंटायर कैबिनेट में भी सेंट होम, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिलसिला बन जाएगा। जहाँ तक चेयरमैन नैब के मामला है, जब तक के कानून में कोई तब्दीली ना आए उनको तौसीह नहीं दी जा सकती, उनकी दोबारा तकर्री भी नहीं की जा सकती, और उसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं कि किस तरीके से चेयरमैन नैब को करना है। और जो मुशावरत है बिटवीन द लीडर ऑफ द हाउस एंड ऑफ द ऑपोजिशन, वो कोई सवाबदीदी बात ना है, वो मैंडेटरी है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से फैसला दे चुकी है। तो लेकिन अशतर साहब इमरान खान साहब तो तैयार नहीं है मुशावरत करने के लिए शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, चाहे वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो, कुछ हो, कि उनको तौसीह दे दी जाए? नहीं, बात यह है कि वो ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। प्राइम मिनिस्टर जो है उनको कानून ही के मुताबिक चलना है, जो कानून के तकाजे हैं उनको पूरा करना है। और जिस तरह इरफान कादर साहब ने कहा कि एक शख्स जो कि कानून की पासदारी नहीं करता, क्या उसको सिगेशियस कहा जा सकता है? क्या उसके मुतालिक कहा जा सकता है कि वो जो है वो मामलात को सही तरीके से चला रहे हैं? तो वो बाय इटसेल्फ एक डिस्क्वालिफिकेशन का बायस बन जाएगा। अब इसमें इरफान कादर साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन ये कह रही है अगर तौसीह दी गई तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो आपको क्या वो नुकात दिखाई देते हैं कि जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो सकता है? देखें, तौसीह जो है वो उनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर आप एक फर्द वाहिद को तौसीह देने के लिए कोई कानून बनाते हैं तो वो कानून जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा और वो हिट करेगा आर्टिकल 25 से। और अगर आप कानून में तब्दीली नहीं लाते तो फिर वैसे ही आप तौसीह नहीं दे सकते, क्योंकि नैब का जो सेक्शन है चेयरमैन नैब से मुतालिक, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वो नॉन एक्सटेंडेबल है, उनकी जो टेन्योर है वो नॉन एक्सटेंडेबल है, उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हाँ, फ्रेश अपॉइंटमेंट हो सकती है, और वो बिल्कुल अगर गवर्नमेंट चाहे और उनकी अगर लॉ मिनिस्टर वगैरह अपनी वो लॉ को एडहेयर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला जो मेरे केस में उन्होंने किया था, जो कि मैंने भी नहीं माना था तब, लेकिन बाद में जब वो मामला लंबा हो गया था, कोई 5-7 महीने गुजर गए, तो मैंने देखा कि एक बदमज़गी की सी फिजा कायम हो गई है, इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ मामला जा रहा था। तो मैंने सदर को ये लिख के इस्तीफा दे दिया था कि गो के सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तज़हीक से बचाने के लिए मैं खुद अपनी कुर्बानी दे रहा हूं और मैं इस पोस्ट को छोड़ रहा हूं, और मैंने छोड़ दी। तो लेकिन ये उसमें फ्रेश टेन्योर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मर्जी के साथ तो हो सकता है और मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ तो हो सकता है, लेकिन अगर लॉपसाइडेड कंसल्टेशन करने की कोशिश की गई तो वो फिर नहीं हो सकती ये अपॉइंटमेंट। अगर जस्टिस जावेद इकबाल साहब को कहें कि ये इनकी फ्रेश अपॉइंटमेंट है और पिछली काउंट नहीं होती, कोई इस तरह का तरीक़ाकार अडॉप्ट हो सकता है? नहीं, इस तरह का तो वो फ्रेश अपॉइंटमेंट पे तो कोई कदगन लॉ ने लगाई ही नहीं है। वो तो एक केस था जिसमें मुझे टारगेट किया गया था खामखा जानबूझ के, और वो जजेस ने गलत फैसला किया था। अदरवाइज लॉ में
फ्रेश अपॉइंटमेंट पे कोई कदगन उस तरह से नहीं है, वो कदगन है ही नहीं। सो वो, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मर्जी जरूरी है ना, उन दोनों की कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग, जो कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो, ऐसी कंसल्टेशन नहीं जो लॉप साइडेड हो। क्योंकि अगर सदर पाकिस्तान कंसल्ट करते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और सदर पाकिस्तान लीडर ऑफ द हाउस को कंसल्ट करते हैं, तो फिर दोनों को सामने रखते हुए उनको रीजंस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक सीक्रेट ट्रस्ट है जो वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये उनकी स्वीट विल नहीं है। अब अशरफ साहब ज़रा इसकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए। अब थोड़े से दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस साहब के, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ तो बहुत बाज़गश्त है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को ही तोसी दे दी जाए बतौर चेयरमैन नैब। देखिए, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि रिटायर्ड जजेस को आप किसी भी एग्जीक्यूटिव मामले में कोई नौकरी दें, ये इस इदारे की तौहीन है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो कोई ऐसा ओहदा कबूल नहीं करेंगे जिसमें उनके खिलाफ कोई रिट जारी हो सके। तो उस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो कि बहुत साइब जजमेंट है, करेक्ट जजमेंट है, उसकी भी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इन मामलात के अंदर अजहद जरूरी है कि कोई ऐसा शख्स या कोई शख्सियत या कोई ऐसा इदारा जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके, वो ऐसे कामों में नहीं होना चाहिए। ये तो अपनी जगह एक बात नहीं है। इसमें ये बताइएगा अशतर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन चैलेंज करने की बात कर रही है, तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है इसके मेरिट्स? 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं और अगर आप उसमें देखना चाहें तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो चैलेंज किया था इस सारे प्रोसेस को चौधरी निसार साहब ने, और वो सक्सेसफुली चैलेंज हुआ था। एक तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो होंगे, दूसरा ये कि इरफान कादरी साहब ने कहा कि तौसीह देने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की और बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो नैब से मुतल्लिका तो नहीं है, लेकिन इदारों के सरबराहान के मुतल्लिक हैं। यहाँ पे उन्होंने साफ अल्फाज में कहा हुआ है कि तौसीह देना जो है वो एक गैर आईनी तरीका होता है इस तरह के इदारों के अंदर लोगों की तैनाती का। अच्छा, अब कंवर दिलशाद साहब ये फरमाइएगा कि मसला ये महाज़ाराई तो एक बड़ी ख़तरनाक नहज पर पहुंच गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और हुकूमत की, और ज़ाहिर है वज़रा जिस रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर हुकूमती पॉलिसी ही है, क्योंकि कंसर्न मिनिस्टर्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आपको दिखाई देता है कि स्टैंड ले पाएंगे इस प्रेशर का? नहीं, देखो जैसे हालात नजर आ रहे हैं हमें एक साल से हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक अंदरूनी खाना काफ़ी कशमकश चल रही थी। जब भी इन्होंने कोई आईनी और कानूनी राय के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखे, चीफ इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने किसी ख़त का जवाब नहीं दिया। उन्होंने 6 ख़त लिखे, फिर उसके बाद उन्होंने स्पीकर को 6 ख़त लिखे, चेयरमैन सेनेट को 6 ख़त लिखे। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट हो चुका है, तो सीना गर्ज बात नहीं है ये। तो उन्होंने जनाब जवाब नहीं दिया। अभी जब ये कंटोनमेंट बोर्ड के जब इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने 21 करोड़ रुपया मांगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से। आप यकीन जाने कि सेक्रेटरी फाइनेंस ने पता नहीं किसके इशारे पर उन्होंने जनाब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के किसी खत का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जनाब 12 सितंबर को इलेक्शन हो रहे हैं, आप हमें इमीडिएटली फंड रिलीज करें। कोई खत का जवाब नहीं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ऑर्डर नामा लिखा कि मैं 24 घंटे में यानी 4 सितंबर को खत लिख करूँ, उन्होंने कहा कि मैं कल इसको कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहा हूं टिल फर्दर ऑर्डर। तो जनाब उसी वक्त नेक्स्ट डे 5 सितंबर को रात को 11 बजे 21 करोड़ का फंड रिलीज हो गया।
तो अब ये नजर ये आ रहा है कि जनाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के दरमियान, अब एक और देखें, बड़ा मीडिया में चल रहा है आजकल कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो उसकी कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 3-4 जगहों पर इसका आजमाइशी तजर्बे किए गए जिमनी इलेक्शन में, 2017 में, 2018 में भी, और इसके बाद उन्होंने ये फेल हो गया, नादरा ने हाथ उठा लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी नाकाम होगी, और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट वोटिंग का जो सिलसिला किया था वो भी नादरा ने हाथ उठा लिए। ये सारी रिपोर्ट उन्होंने पार्लिमानी मिनिस्टर को भिजवाई, 2019 में भिजवाई, 2020 में भिजवाई, और वो जनाब उन्होंने 6 दफा, मैं फिर 6 दफा जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने स्पीकर को भिजवाई रिपोर्ट और पार्लिमानी मिनिस्टर को भिजवाई। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड पे मौजूद है, उन्होंने खोल के भी नहीं देखी। जब डीजी इलेक्शन कमीशन के वहां गए स्पीकर साहब के पास, हम तो आपको 3-4 दफा रिमाइंडर भेज चुके हैं, ये रिपोर्ट देखें। तो जब उन्होंने कहा हाँ जी मैं देखी नहीं, तलबारी में पड़ी हुई थी, मैं खोल के नहीं देखी, तो ये जनाब अब ये बार बार अपने जो हम नवा लोग हैं उनसे बार बार करवा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं हमें उसमें सेक्शन 103 के तहत क्यों नहीं उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, क्यों नहीं उन्होंने अपना जो है आजमाइशी जो तौर पर रिपोर्टें क्यों नहीं भिजवाई हमें, वो भिजवाई। अब आप बताइए, ये इनके साथ चल रही थी रसाकशी। अब इन हालात में हमें ये नजर आ रहा है कि जनाब बड़ी खामोशी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि 4 लाख IT के माहरीन का ट्रेनिंग देना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बस में नहीं है। 4 लाख हैं, और दूसरे के बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी करवानी है, डिलिमिटेशन भी करवानी है, अब इलेक्ट्रोल भी अपडेटिंग करवानी है, मर्दमशुमारी भी करवानी है, उसकी रोशनी में अपडेट करना है नॉन इलेक्टर रोल। ये सारे मामला इस तरह से चले गए हैं कि ये अब ये नहीं होना। नहीं अब होना, हमारे ठीक है। आप बहुत शुक्रिया अशतर उसाफ साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। नाज़रीन, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात हैं। आज स्टेट बैंक ने जो शरह सूद पर 25 बेसिस पॉइंट की जो इजाफ़ा किया है उस पर उनसे बात करेंगे, असरात का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इस इक़दाम से क्या फ़र्क पड़ सकता है इतने मामूली इजाफे के नतीजे में। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अगले 2 माह के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो ऐलान किया, और बुनियादी तौर पे उसमें अहम अंसर ये होता है कि शरह सूद जो है उसके हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या सोच रहा है और उसके हवाले से क्या इक़दाम उठाता है। तो आज शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफ़ा किया गया है, और अब ये 7% से बढ़ के 7.25% हो गई है। ये एक मामूली इजाफ़ा है, इसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब होंगे, क्योंकि इससे पहले चूँकि इजाफ़ा बहुत ज़्यादा था और मुतालबा ये था कि पाकिस्तान में उस वक्त तक मईशत का पहिया नहीं घूम सकता जब तक कि शरह सूद जो है उसमें कमी ना की जाए। लेकिन इस और भी साथ जुड़े हुए पहलू हैं। एक तो शरह सूद का इजाफ़ा है, फिर डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपया अपनी कदर खो रहा है, और ज़ाहिर है स्टेट बैंक ने उसको मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम उठाए हैं, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि वो इक़दाम भी नाकाफ़ी हैं, और फिर नतीजतन असरात जो हैं वो महंगाई के ऊपर पड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, 7% शरह सूद थी, 7.25% कर दी गई, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो ना 3 में दिखाई देती है ना 13 में दिखाई देती है। नदीम साहब, पिछले 4 महीनों में अगर आप गौर से देखें तो 4 माशी इशारे बड़ी सामने आए हैं। एक तो महंगाई है, महंगाई रेट नीचे नहीं आ पा रहा। दूसरा ये कि अगस्त के महीने में 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की हमने इम्पोर्ट कर डाली हैं, जो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में बुलंद तरीन है। तीसरा ये कि रुपए की वैल्यू हमने देखा बहुत ही तेजी से डॉलर के सामने गिर रही है। और चौथा इशारिया खतरनाक है कि करंट अकाउंट का जो खसारा है वो बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है।
अब मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक जो है उसके लिए फैसला साजी करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। जो स्टेप उसने उठाया है, जो आपने बताया कि मामूली सा इजाफा है 0.25% शरह सूद को बढ़ाना, मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, सोचा समझा कदम है, क्योंकि अभी मईशत जो है वो थोड़ी सी उसमें ग्रोथ की कुछ पॉसिबिलिटी सामने आई हैं और स्टेट बैंक ये नहीं चाहेगा कि उसको रोक दिया जाए। स्टेट बैंक की कोशिश ये है कि किसी तरह से डिमांड को श्रिंक किया जाए, उस पर प्रेशर किया जाए कि शायद महंगाई का जोर कम हो जाए, इंपोर्ट जो इतनी ज्यादा है उसको किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए, रुपए की जो कदर है डॉलर के सामने उसको किसी तरह से सपोर्ट किया जाए और करंट अकाउंट का जो खसारा है उसको किसी तरह से कम किया जाए। अब क्या 25 बेसिस पॉइंट से इन चारों इशारियों के ऊपर कोई फर्क आएगा? आपने भी शायद इब्तदाई में कहा, मैं भी यही समझता हूं कि कोई खास इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई के ऊपर इसका कोई असर होगा या इंपोर्ट का बिल इसके नतीजे में कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टेट बैंक इस वक्त जो मईशत हमारे सामने है स्टेट बैंक के लिए, उसके ऊपर फैसला साजी बड़ा मुश्किल काम है। हुकूमत जो है वो धड़ाधड़ नोट पैसे फेंक रही है मार्केट के अंदर, फिस्कल खसारा उसका बढ़ रहा है क्योंकि शायद वो इलेक्शन की तैयारी में जा रहे हैं। स्टेट बैंक ने जो रेट बढ़ाया है उसका बिल्कुल उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। तो एक लिहाज से तो आप सोचिए कि हुकूमत जो है वो एक डिफरेंट सिम्त में है और स्टेट बैंक एक दूसरी सिम्त में जा रहा है। इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि शरह सूद का पाकिस्तान में डिमांड एंड सप्लाई और फिर उसका इन्फ्लेशन से क्या ताल्लुक़ बनता है? ठीक है, बाहर के मुल्कों में या कॉपी बुक इकनॉमिक्स के अंदर यकीनन इसी तरह होता है फार्मूला टाइप चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो फार्मूला मईशत तो नहीं है। हमारी बहुत सारी चीज़ें अपनी भी हैं और जाहिर है कि उसका ताल्लुक़ क्या बनता है कि आप शरह सूद बढ़ाएंगे तो आप अफरात ज़र कंट्रोल कर लेंगे। जी नदीम साहब, बड़ा अच्छा सवाल है और वैलिड सवाल है, मैं समझता हूँ। हमें मगरिब में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो तो यही है कि अगर आप शरह सूद बढ़ाएंगे तो शायद डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और उसकी एक वजह यह है कि मगरिब में बहुत बड़ी आबादी की जो तनासुब है वो कर्जों पे बहुत सारी चीजें लेते हैं। घर पे मॉर्गेज होता है, कारें मॉर्गेज पे आती हैं, आपके घर पे टेलीविजन भी मॉर्गेज का पड़ा होता है, आपके घर में सोफा जो है वो भी आपने कर्जाजात की बुनियाद पे लिया होता है। और जब शरह सूद बढ़ती है तो फिर आपकी डिमांड जो है वो श्रिंक हो जाती है, आपकी कीमत जो है टू बोरो द फंड्स वो बढ़ जाती है। क्या पाकिस्तान में शरह सूद का डिमांड के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक है? मैं समझता हूँ आपने अपने सवाल में भी उसका एक इशारा दिया। मैं समझता हूँ कि उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ही छोटी सी एक आबादी है जिसका बैंक में अकाउंट है, बहुत ही छोटी सी आबादी है जो बैंकों से कर्जे लेके अपनी कार खरीदते हैं या घर खरीदते हैं या घर पे सोफा या टेलीविजन खरीदते हैं। तो इसका कोई डायरेक्ट असर नहीं होने वाला, बल्कि जिस रफ्तार से जिस तेजी से रुपया गिरा है डॉलर के सामने, और अगर आप एक लिस्ट पे नजर डाल लें कि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, आप सोचिए पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा है, डीजल इंपोर्ट हो रहा है, इस साल गंदुम भी इंपोर्ट की है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, कपास का तेल, मिर्चें, चाय, दालें तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इतनी तेजी से रुपया गिरेगा तो इन सब की कीमतों में मेरा खदशा है कि अगले चंद हफ्तों में हम देखेंगे कि शायद एक नया महंगाई का तूफान सामने आएगा। ये 25 बेसिस पॉइंट से अगर इंटरेस्ट हमने बढ़ा दिया है उसका कोई खास इम्पैक्ट जो है, असर जो है वो नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मतलब जब से ये हुकूमत आई है 45% रुपया जो है वो गिर चुका है और डॉलर की कदर में इजाफा जो है वो हो चुका है। दावा ये था कि इसके नतीजे में बरामदात जो हैं बढ़ेंगी, बरामदात बढ़ती क्या, वो मज़ीद कम हुई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये एक मिथ तो टूटी है कि डिवैल्यूएशन से आपकी बरामदात के ऊपर कोई असर पड़ता है, उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है।
तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो रुपया गिर रहा है इसके मुहर्रिकात असबाब क्या हैं? क्योंकि बुनियादी तौर पे ये हिट कर रहा है बड़े बुरे तरीके से हमें, और आइंदा जो आने वाले दिन है अगर इसी तरह का सिलसिला रहना है तो वो तो फिर बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। जी, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जैसे मैंने जिक्र किया कि अगस्त के महीने में $6.25 अरब की इंपोर्ट है और $2.25 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं। अब अगर आप चले जाइए माली साल 2013-14 में, तो हमने तकरीबन $31 अरब की एक्सपोर्ट कर डाली थी, और अब हुकूमत जश्न मना रही है 7-8 साल के बाद। अब हम वापस 31 अरब पे पहुंचे हैं, जबकि इस खित्ते के बाकी ममालिक जो हैं, जो हमसे पीछे थे सन 2013 माली साल 2013-14 में बांग्लादेश के हवाले से, वो हमसे कहीं आगे निकल गए हैं एक्सपोर्ट्स में। तो हो क्या रहा है कि इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, तो करंट अकाउंट का खसारा होगा, तजारती खसारा होगा, रुपए के ऊपर इतना तेजी से बोझ पड़ेगा। तो इसमें स्टेट बैंक कोई रोल नहीं प्ले कर सकता नदीम साहब। ये विफाकी हुकूमत का, ये फेडरल हुकूमत का काम है। और जो वादे किए गए थे, बुनियादी ढांचा जो मईशत का है, उसमें इस्लाहात के हवाले से, जब तक उसमें इस्लाहात लेकर नहीं आएंगे, तो हम ये वो जो विशियस साइकिल कहते हैं, उसको क्या शैतानी चक्कर हम कह लें, हम उसी में पड़े रहेंगे। हुकूमत कोशिश करेगी, कुछ पैसा फेंकेगी इंडस्ट्रीज की तरफ, उनको सब्सिडीज देगी, थोड़ी सी ग्रोथ सामने आएगी। जैसे ही ग्रोथ सामने आती है तो इंपोर्ट बढ़ जाती है, तजारती खसारा बढ़ जाता है, रुपया बड़ी तेजी से गिरने लगता है, हम फिर वापस स्क्वायर वन पे, ग्रोथ खत्म हो जाती है, हम फिर IMF के पास चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो इस विशियस साइकिल को, इस शैतानी चक्कर को अगर तोड़ना है, तो फिर तो वो इस्लाहात लानी पड़ेंगी। और वो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जो मंशूर था PTI का 2018 का, उसमें उन इस्लाहात का जिक्र किया गया था। उसमें इन कमजोरियों का भी वाज़े तौर पे बताया गया था, और वादा किया गया था कि बुनियादी माशी ढांचे में इस्लाहात लाई जाएंगी। जैसे आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इस्लाहात लानी है, आपने FBR के कवानीन में इस्लाहात लानी है, सिविल सर्विस में इस्लाहात लानी है, और बहुत सारी इस्लाहात जिनका वादा किया गया था, वो इस्लाहात नहीं आई। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल बड़ा अहम है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जाने वाले हैं वाशिंगटन यात्रा पे, IMF से मुज़ाकरात हैं। कितना अहम मुज़ाकराती दौर है ये, और कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए, और कितना इम्तिहान है वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन का? देखिए, IMF सिर्फ मालियाती इदारा नहीं है, उसके मालकान हैं और उनके सियासी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अक्टूबर का महीना एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना सामने आ रहा है। अक्टूबर में शौकत तरीन साहब के 6 महीने भी पूरे हो रहे हैं। उनको किसी न किसी असेंबली के सेशन से, या तो नेशनल असेंबली से या सेनेट में इलेक्ट होना होगा, अगर वो वजीरे खजाना ही रहना चाहते हैं। फिर आपने IMF का जिक्र किया, उसका पैकेज सामने आने वाला है। बहुत सारे जो प्रायर एक्शंस हम कहते हैं, जो IMF हमें कहता है कि IMF के प्रोग्राम के आने से पहले आपको पूरे करने होंगे, वो आपको नजर आ रहे हैं कि हुकूमत ने किए हैं। जिसमें बिजली के रेट बढ़े हैं, जिसमें गैस के रेट बढ़ने वाले हैं, रुपए की वैल्यू नीचे आई है। तो हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि हम IMF के पैकेज के अंदर वापस चले जाएं। क्या शराइत मजीद लगाई जाती हैं, सियासी एंगल इसका क्या बनता है, अमेरिका पाकिस्तान से इस वक्त कितना नाराज है या कितना खुश है। फिर इसके साथ साथ अक्टूबर में FATF वाला मामला भी सामने आने वाला है। तो ये अक्टूबर का महीना जो है, ये मुझे लग रहा है नदीम साहब के बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये फरमा दीजिए कि ज़ाहिर है कि सूरत हाल जो है वो अक्टूबर के महीने की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नौइयत के फ़ैसले भी हैं, और उन बुनियादी नौइयत के फ़ैसलों में बिजली के नर्ख भी हैं, फिर गैस के नर्ख भी हैं, और ज़ाहिर है कि हुकूमत ने कुछ वादे टैक्स के हुजूम को बढ़ाने के हवाले से भी किए थे। आपको क्या दिखाई देता है कि ये कुछ होने जा रहा है, या IMF हमारी बात मान लेगा, मौखर कर देगा, या उसको सरफ़े नज़र कर देगा? देखिए, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये बड़ा मुश्किल कदम होगा। हम IMF के बगैर
नदीम साहब, मुझे लगता है कि खदशा इस चीज़ का है कि पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं चल पाएगी। इस वक्त जो तखमीना आ रहा है जिसको कहते हैं कि ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि अगले 12 महीनों में हमें जो बाहर से डॉलर्स चाहिए वो तकरीबन लगभग 30 अरब डॉलर, कोई 29 सम बिलियन डॉलर्स हमें चाहिए होंगे अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए। और IMF के पैकेज में अगर हम नहीं जाते तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मईशत को बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि IMF के प्रोग्राम में वापस जाया जाए। ये तो मालियाती एंगल है। अगर इसमें सियासी एंगल आप वापस डाल दें तो अगर हुकूमत तैयारी कर रही है इलेक्शन में जाने के लिए, IMF के प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो मईशत को श्रिंक करते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मजीद बोझ जो है उनकी उसके प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आएंगे। तो एक बड़ा तजाद नजर आएगा कि हुकूमत क्या करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर फ़ारूक सलीम की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।